क्लास 1 में एक मिनट होल्ड करो। कोटा, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ न्यू का इंट्रोडक्शन वीवर्स का। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहला न्यूक में कोई भी चीज़ होती है तो हम जो भी काम करते हैं, यहाँ पर 3 विंडो होती हैं। यहाँ पर पहला आपके पास वीवर विंडो, जो ये, उसके बाद सेकंड विंडो दैट इज़ योर नोड ग्राफ, और थर्ड विंडो दैट इज़ प्रॉपर्टी बार, जहाँ पर आप कुछ भी काम करते हो, ये। ठीक है, तो अब इन 3 विंडो में काम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आज जो मैं क्लियर करूँगा, सबसे पहले वीवर विंडो के बारे में बात करूँगा। ठीक है, ठीक, कैसे वीवर्स यहाँ पे काम करते हैं। तो वीवर्स में सबसे पहला नोड आता है मेरे पास। सपोज़ करो कोई भी चीज़ है मेरे पास और कोई भी इनपुट है मेरे पास। तो इनपुट है मेरे पास यहाँ पर, मिडिल माउस बटन से इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं, और मिडिल माउस बटन से ही स्क्रॉल करके इसको जूम इन जूम आउट करते हैं। कोई भी आइटम्स को अगर मैं देखना चाहता हूँ, ये है मेरे पास वीवर्स। किसी भी पैनल के साथ मैं सिलेक्ट रखूँगा, 1 प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये कनेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सेकंड, मैं इस इनपुट को देखना चाहता हूँ, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो मल्टीपल टाइम्स मैं स्विच कर सकता हूँ अपनी इनपुट में। फर्स्ट मैं इसी इनपुट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है व्यूअर्स में पहला नोड, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर लेयर चैनल ड्रॉप डाउन। ठीक है, लेयर चैनल ड्रॉप डाउन मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर। तो पहला पैनल जो है वो है आपका लेयर एंड चैनल सिलेक्टर। ठीक है, लेयर एंड चैनल सिलेक्टर में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इमेज में ये पर्टिकुलर इमेज, जो ये इमेज मेरे पास आ रही है 3D सॉफ्टवेयर से, वटेवर, चाहे माया से आए या आप ये हुडिनी से आए, किसी भी 3D ऐप से कोई भी रेंडर मेरे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ EXR वटेवर फाइल नेम ABC वटेवर। ठीक है, तो यहाँ पर EXR फाइल को देखने के लिए हम यहाँ पे व्यूवर्स की यूज़ कर रहे हैं। तो देखो व्यूवर्स में RGB है, RGB में RGB चैनल्स को सिलेक्ट किया हुआ है। अब इस इमेज में जो रेड ग्रीन की इंफॉर्मेशन है, बट एक इंफॉर्मेशन और है जो कि अल्फ़ा है। अब अल्फ़ा मुझे नहीं दिख रही है, क्यों? क्योंकि मैंने व्यूवर्स में चैनल्स में सिर्फ RGB लिया हुआ है। मैं यहाँ पे RGB करता हूँ तो देखो मुझे यहाँ पे अल्फ़ा भी दिखता है। तो समटाइम्स क्या होता है कि कभी गलती से हमारे पास व्यूवर्स में RGB रह जाता है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा अल्फ़ा चैनल क्यों नहीं आ रहा है, अल्फ़ा चैनल क्यों नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला आपका जो आपको देखना है, चेक करना है, वो चेक करना है यहाँ पर कि इनपुट सही है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर देखा RGB है, मैंने किया तो अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसी चैनल्स में आप देखोगे अलग अलग पासेस हैं। जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पर अल्फ़ा पास कर दिया, तो देखो अल्फ़ा पास आपको रेड उसमें दिखाई दे रहा है, रेड कलर में दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ID पास किया, ID पास 2 कलर में दिखाई देता है। कि अभी इनके बारे में मैं आगे डिटेल में बताऊँगा आपको। ठीक है, अब ID पास में ग्रीन कलर का इनपुट है, ये कलर का ID है, या मल्टीपल बॉल्स भी मेरे पास, जो जितनी भी यहाँ पर आप देखोगे बॉल्स हैं, इन सभी बॉल्स में मैं अगर अलग अलग ID बनाऊँ, तो सपोज़ करो अगर मेरे पास कोई इमेज है RGB, सपोज़ करो यहाँ पे कुछ और कलर की बॉल है, इन सब के अलग अलग IDs हैं।
तो मैं मल्टीपल आईडीज़ डिफ़ाइन करूँगा तो मुझे यहाँ पर भी मल्टीपल कलर मिलेंगे इन रेंडरिंग प्रोसेस में, ठीक है, माया या हुडनी जिस भी सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं 3D का। इसके बाद यहाँ पर आता है आपके पास डिफ्यूज़। तो आप देखो डिफ्यूज़ दिख रहा है, मुझे और कोई चैनल्स नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मैंने शेडो मैट लगाया, तो शेडो मैट अभी मैंने इसमें किया नहीं है। स्पेकुलर लगाया तो देखो आपको स्पेकुलर भी दिख रहा है। तो ये सब इनपुट देखने के लिए हैं इस इमेज में कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे RGBA किया। सेकंड चैनल्स में हम क्या करते हैं, पूरा मैंने RGBA ले लिया या ID रेड में देता हूँ, तो देखो ID रेड भी दिख रहा है। बट अब इस ID रेड में या RGBA में जो भी मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन किया, अल्फ़ा की इंफॉर्मेशन को देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, अल्फ़ा की इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर चैनल्स में। तो यहाँ पर मैंने RGB अल्फ़ा रखा। इसके साथ में जो आपके पास पैनल्स आ रहा है ये आपका है सिंगल चैनल सिलेक्टर, मतलब ये है आपका सिंगल चैनल सिलेक्टर। सिंगल चैनल सिलेक्टर मतलब क्या है, आर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी रेड में 1 चैनल सिंगल हो गया, ग्रीन में जो इन्फॉर्मेशन आएगी ग्रीन में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपकी अलग सेपरेट हो गई, ब्लू में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो अलग सेपरेट हो गई, लिमिनेंसी में जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो सेपरेट नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू की लिमिनेंस वैल्यू के साथ में आती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इस पैनल को यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। तो पैनल को एक्सेस करने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, RGBA है, ये शॉर्टकट डिफाइंस हैं इसके। तो सपोज़ करो RGBA है, मैंने यहाँ पे R प्रेस किया तो देखो रेड चैनल में अल्फ़ा की क्या वैल्यू रहेगी, RGBA डॉट मतलब अल्फ़ा, यहाँ पर रेड चैनल में अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, प्योर वाइट नहीं है। मैंने ग्रीन में देखा, ग्रीन में उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, ब्लू में इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। और मैं यहाँ पर नेक्स्ट मैं प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आती है आपके पास वाई ल्यूमिनेंसी। ल्यूमिनेंस मतलब ये RGB, इसमें तीनों कलर की मिक्सिंग है, मतलब जो ये ल्यूमिनेंस जो मैट है, ल्यूमिनेंस जो है आप चैनल, इसमें आपके पास रेड ग्रीन और ब्लू, इन तीनों चैनल में जो भी ल्यूमिनेंस की वैल्यू है वो प्लस होके आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपके पास मैट ओवरले। तो मैट ओवरले तब आती है कि जब किसी चैनल के ऊपर कुछ मास्किंग वगैरह करते हैं या रोटोस्कोपिंग के कुछ हम इफ़ेक्ट्स करते हैं, तब हमें उस चैनल के ऊपर उसका मैट दिखाई देता है। सपोज़ करो अगर ये कोई 3D का इमेज था या कोई नेचुरल इमेज है, फोटोग्राफ्स है या कोई लाइव एक्शन प्लेट है, तो लाइव एक्शन प्लेट पे हमने कहीं पे रोटोस्कोपिंग किया और मुझे सिर्फ उतना ही पार्ट देखना है ओवरले में, तो वो सब चीज़ें यहाँ से मैट ओवरले में दिखाई देती हैं। तो ये है इसके चैनल्स को देखने के लिए। बेसिकली आपको जो ज़्यादातर यूज़ करना है यहीं से ही यूज़ करना है, GB और BM और Y फॉर ल्यूमिनेंस। 2 बार अगर आप Y प्रेस करोगे तो आप रेड चैनल्स में ऑटोमेटिकली आ जाओगे। इसके बाद जो थर्ड आता है आपके पास ये वाला जो चैनल्स है, तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं वीवर प्रोसेस, ठीक है। तो वीवर प्रोसेस क्या होती है, वीवर प्रोसेस में सपोज़ करो मेरे पास एक मॉनिटर है, मेरे पास 3 मॉनिटर है, ठीक है। इस मॉनिटर में स्टैंडर्ड है, इस मॉनिटर में sRGB है, स्ट्रेट sRGB है, और ये मॉनिटर मेरे पास थोड़ा स्टैंडर्ड है तो 7 to 8,000 में मिल जाता है। sRGB आप थोड़ा सा स्पेशली अगर sRGB के लिए जाते हो तो आपको थोड़ा सा ये
पड़ जाएगा 20,000 के करीब, ये स्टार्टिंग प्राइस है। ठीक है। अब अगर आप जाते हो हाई एंड मॉनिटर पे जिनका एक्सपेंसिव है प्रोडक्शन लेवल पर, तो प्रोडक्शन लेवल पर जब आप जाते हो तो आपके पास जो बिट का इनमें मेजर डिफरेंस क्या है, जैसे ये जो मॉनिटर है ये 8 बिट कलर दिखाते हैं, ये वाले जो मॉनिटर है ये आपके पास 10 बिट के अराउंड आते हैं, ये भी 10 बिट के प्लस आते हैं। तो यहाँ पर कलर की स्कीम्स, सपोज़ करो बहुत सारे आजकल टीवीज़ पर वेब सीरीज़ आप देखते हो, अलग अलग वेब सीरीज़ में अलग अलग कलर ग्रेडिंग रहती है, अलग अलग लुकअप रहता है, मतलब कहीं पे सैचुरेशंस होता है, कहीं पे ब्राइटेस्ट कंट्रास्ट और कहीं पे कलरफुल होते हैं। जैसे टीवी सीरीज़ आप सीरियल्स देखते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा कलर इन्हांस रहते हैं, बट वही कलर अगर वही चीज़ अगर आप किसी मूवीज़ में देखते हो तो मूवीज़ में सीरियल के अकॉर्डिंग कलर उतने ब्राइट नहीं रहते हैं, ठीक है, थोड़े नेचुरल कलर होते हैं। तो आप ये इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं LUT, लुक अप टेबल। ठीक है, लुकअप टेबल बोलते हैं। तो ये जो लुकअप टेबल आती है ये आती है हमें क्लाइंट से। तो आप यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड में आपके पास यहाँ पे दिख रहा है नन sRGB स्टैंडर्ड है। आप जब अपने मॉनिटर पे काम करते हो, आपका मॉनिटर में अगर नहीं है तो आप स्ट्रेट sRGB से भी अपना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे है रैक 709, रैक 1886, तो ये जितने भी है ये सब लुकअप टेबल्स आती हैं क्लाइंट से। तो आप सपोज़ करो मेरे क्लाइंट को कुछ और अलग नाम से उसने कोई अपनी लुकअप टेबल बनाई है, तो मैं न्यू की स्क्रिप्ट में डाल के मैं यहाँ से उस टेबल को एक्सेस कर सकता हूँ और मैं उसी कलर करेक्शंस में काम करूँगा। तो ये है लुकअप टेबल रैक्स 709। तो आपका जो मॉनिटर है वो मॉनिटर भी उस हिसाब से थोड़ा प्रोडक्शन लेवल वाला होता है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलो, तो अब sRGB मैंने इसको स्ट्रेट रखा। अब आती है बात मेरे पास यहाँ की। तो यहाँ देखोगे आपके पास ऑप्शंस है रीड नोट पढ़ने का, ए नोड और बी नोड। तो बेसिकली ये जो ए नोड है, आप देखोगे जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पर इसके नेम्स दिखाएगा आपको। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये सब रीड नोड, ये कुछ फंक्शंस हैं जो अभी मैं बताऊँगा। तो बेसिकली दो स्क्रीन में ये बहुत पावरफुल फंक्शंस हैं न्यूक के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे पास रीड नोट 1, मतलब यहाँ पर आप देखोगे ये जो नाम है, ये जो नाम है, ये नाम यहाँ से आ रहा है, रीड नोट 1। देखिए यहाँ से। अब सपोज़ करो मैं स्क्रीन में रीड नोट, यहाँ पे देखोगे आप रीड नोट 2 है और मैंने सपोज़ करो 1 प्रेस किया यहाँ से, तो देखोगे आप ऊपर जो आइकन चेंज हो गया वो रीफॉर्मेट नोड 2 के नाम से आ रहा है, क्योंकि जो लास्ट नोड से कनेक्टिविटी है उसका नाम बताता है। सिलेक्ट सपोज़ करो मैंने यहाँ से जॉइंट किया तो देखो रीड नोट 2 हो गया। अब इसी के हिसाब से मैं अगर और आगे जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर और भी नोड्स हैं। रीड नोट 3 मैंने 1 प्रेस किया तो रीड नोट 3 आ गई। इसी हिसाब से यहाँ पे जितनी भी नोड्स हम इंपोर्ट करते हैं तो वो सब रीड नोट से आती है। अब ये रीड नोट कैसे क्रिएट होती है, मैं स्क्रीन पर यहाँ पे R प्रेस करूँगा तो मैं कहीं से कोई भी इमेज को मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो ये इसका एक शॉर्टकट है, ठीक है, R है इसका शॉर्टकट। अब रीड नोट तो 1 प्रेस है। अब सपोज़ करो इस रीड नोट के साथ फीचर्स क्या है वो भी मुझे चेक करना है। सपोज़ करो मैं मल्टीपल इमेजेस पे काम कर रहा हूँ, समटाइम्स मैंने इस पे काम किया, समटाइम्स मैं इस पे काम कर रहा हूँ, समटाइम्स मैं इस पे काम कर रहा हूँ, समटाइम्स चेकर बोर्ड पे काम कर रहा हूँ। तो ईजीली स्वैप करना है। आफ्टर इफेक्ट्स में अगर आप ऐसा कॉम पे कॉम बनाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और उतना फ्लो नहीं मिलता है, क्योंकि वो लेयर बेस्ड है और यहाँ पर क्या है, ये नोड बेस्ड है। अब इसके बाद सेकंड जो नोड है वो है आपके पास वाइप, स्टैक्स, ये सब।
तो ये नोड्स कब काम करती हैं? देखो जैसे अगर मैंने यहाँ पे वाइप किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वाइप मतलब क्या है कि दो नोड्स के बीच में, दो नोड के बीच में कंपैरिजन दिखाना। तो अभी मेरे पास कौन सी नोड है? मेरे पास रीड नोड 1 है। मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर और मैंने कीबोर्ड से 2 प्रेस किया, तो मेरे पास दो इमेजेस है, 1 और 2। अभी अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो मुझे 1 दिखाई देगी, 2 प्रेस करता हूँ तो 2 दिखाई देगी। तो दोनों नोड अभी कहाँ पे एक्सेस हो रही है? सिर्फ इसी जगह पर। देखो दोनों नोड यहीं पर ही एक्सेस हो रही है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ ये जो नोड है यहाँ पे एक्सेस ना हो, मुझे इसमें कुछ देखना है। तो देखो अब यहाँ पर सेकंड जो नोड है आपके पास, ये अभी डीएक्टिवेट है। जैसे ही मैं यहाँ पर वाइप करूँगा तो आप देखोगे आपके पास दो नोड आ जाएंगी। रीफॉर्मेट नोड कौन से इनपुट पे है? इनपुट ए में ये, और इनपुट बी में मेरे पास रीड नोड 1 है। मैं अभी भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मैं रीड नोड 1 इसको बना सकता हूँ और रीड नोड 2 मैं इसको बना सकता हूँ। तो अब ये जो मेरे पास वाइप का जो फंक्शंस है, ये वाइप के फंक्शंस को मैं अभी चेक कर सकता हूँ। तो देखो ये मैं वाइप के फंक्शंस को चेक कर रहा हूँ। मतलब क्लीन प्लेट्स वगैरह बनाने के लिए हम जैसे कुछ भी कलर करेक्शंस और इन सब चीज़ों के लिए हम इसको देख सकते हैं। तो दूसरा आता है इसमें, यहाँ पर आता है इसकी ट्रांसपेरेंसी। आप ट्रांसपेरेंसी से भी चेक कर सकते हो। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपके पास स्टैक। स्टैक में आपको एक ही दिखाई देगा। मैंने यहाँ पर माइनस किया, माइनस में देखो आपके पास दो कलर दिखाई दे रहे हैं। प्लेट को अगर मुझे यहाँ पर कहीं पे सेट करना है या नहीं करना है, वाइप मैंने सिलेक्ट रखा और नीचे से जो पैनल्स है वो मैंने माइनस रखा यहाँ से। तो अब देखो आपके पास मुझे यहाँ पर भी दिखाई देगा कि बिफोर आफ्टर ये रिफॉर्मेट नोड में कैसे मुझे क्लीन प्लेट में अंदर सेट करना है। तब इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ऑन इन स्किन है। ऑन इन स्किन में भी आपको कलर दिखाई देंगे। ये दोनों इमेज जो है मिक्सअप दिखाई देगी। जैसे हम लाइव एक्शन में काम करते हैं, कुछ प्लेट को फिट करना है या क्लीन प्लेट को लगाना है या कोई 3D से ज्योमेट्री आ रही है उसको हमें चेक करना है, इसके लिए ये सब काम होते हैं। तो इस 3 फंक्शन का काम आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैंने ओवर किया तो एक के ऊपर दूसरा ओवर। मैंने वाइप भी हटा दिया, यहाँ से मैंने वाइप हटा दिया, माइनस कर दिया, तो अब मुझे 1 बाई 1 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका एक फंक्शन है देखने का। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट जो नोड है ये है आपकी रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो सॉरी, टाइटल सेफ और एक्शन सेफ और फॉर्मेट सेफ। तो अगर आप कोई टीवी का कोई कमर्शियल बना रहे हो, तो अगर आपको वहाँ पे कुछ टाइटल सेफ एरिया देखना है तो आप यहाँ पर इसको ऑन कर सकते हो। एक्शन सेफ, अगर कोई एक्शन है तो नियर अबाउट इधर ही रहना चाहिए, इससे बाहर ना जाए। उसके बाद फॉर्मेट सेंटर है। सेंटर में अगर आपको कुछ देखना है तो सेंटर भी दिखाई देगा पॉइंट आपको। उसके बाद रेड जो कलर है वो आपको दिखाएगा यहाँ पे इस कॉम का फॉर्मेट। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब यहाँ पर जब हम कोई टीवी कमर्शियल्स के लिए काम करते हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए, तब ये चाहिए होता है ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये आता है आपके पास लाइंस। मतलब आप देखोगे इसको बोलते हैं फ्रेम मास्किंग, मास्किंग रेशो, ठीक है। मास्किंग रेशो में हम क्या काम करते हैं कि सपोज़ करो मेरे पास एक कॉम्ब मैं बना रहा हूँ, तो मैंने इसको भी हटा दिया और मैं स्क्रीन पर M प्रेस करके एक नोड ले रहा हूँ। मैं आगे चल के डिटेल में इसको बताऊँगा, बट अब अभी देखो यहाँ पे AM, जैसे ही मैंने M प्रेस किया तो मेरे पास एक नोड आ गई। इस नोड में A मतलब है आपके पास फोरग्राउंड, B मतलब बैकग्राउंड, दिस इज़ फॉर मास्क पर्पस वी आर यूजिंग, और दैट इज़ माई फ्लो। तो इन दोनों नोट का मतलब ये है, इस नोट का मतलब ये है। तो अभी जो मेरे पास जो नोड है वो नोड है मैंने इस नोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया। ए मैंने सॉरी, ये नोड का ए जो है मैंने, ये मेरा फोरग्राउंड है और ये मेरा बैकग्राउंड है, तो मैंने दोनों को लगाया और स्पेस बार से मैं
मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप देखोगे मेरे पास पीछे बैकग्राउंड चला गया और आगे मेरे पास फोरग्राउंड पैनल आ गया। तो अब यहाँ पर मुझे मास्किंग रेशो करनी है। मास्किंग रेशो जैसे सपोज करो सिनेमैटिक लुक मुझे क्रिएट करना है, तो आप देखोगे यहाँ पे लाइंस आ जाएंगी, ये लाइंस के थ्रू बॉक्स दिखाई देगा आपको। मैंने हाफ़ किया तो उसका भी हाफ़ में दिखाई देगा, फुल किया तो फुल में दिखाई देगा। और अब अगर मुझे इनमें से कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, सपोज़ करो मुझे स्क्वायर चाहिए, या मैं 16:9 कर देता हूँ, तो 16:9 में फुल का मैंने फॉर्मेट लिया, तो आप देखोगे ये लाइंस ऊपर ये जो बॉक्सेस बनते हैं वो बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। आप ज़्यादा फॉर्मेट पे जाओगे, थोड़ा और वाइड जाओगे, तो ये सारे प्रपोर्शंस हैं जो मूवीज़ में चलते हैं। तो बेसिकली प्रोडक्शन लेवल पर आपको ये सब नहीं करना होता, बट अगर आप अपना कोई शो रील्स वगैरह बना रहे हो और चेक करना चाहते हो, यू कैन चेक इट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसको नन रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पैनल आता है वो आता है आपके पास, यहाँ पर देखोगे आपके पास आता है एक्सपोजर पैनल, क्लिप वार्मिंग जिसे बोलते हैं। तो क्लिप वार्मिंग क्या काम करती है? क्लिप वार्मिंग आपको बताती है कि थ्रू आउट इमेज में कहाँ कहाँ पर एक्सपोजर है। जैसे ही मैं इस पैनल को ऑन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर एक्सपोजर को ऑन किया तो इस पूरी फुटेज में आपको एक्सपोजर बताएगी कि भाई एक्सपोजर कहाँ कहाँ पर है वाइट का। तो वाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो एक्सपोजर आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो कभी कलर ग्रेडिंग हम करते हैं या कुछ वैल्यूज़ वगैरह को चेंज करने के लिए या चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने नो वार्निंग किया। इसके बाद आता है आपके पास जो आता है ये है आपका प्रॉक्सी। ठीक है, प्रॉक्सी सेटिंग्स बोलते हैं इसको, सॉरी। ठीक है, ये आपका प्रॉक्सी और ये आपका एक्सपोजर वार्निंग और ये आपका सॉरी ये आपका मास्किंग। ठीक है, इनको हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो पैनल आता है वो पैनल आता है आपके पास ये, जिसको प्रॉक्सी बोलते हैं। तो प्रॉक्सी में हम क्या काम करते हैं कि सपोज़ करो मेरे पास कोई 4K 8K की इमेजेस है और मैं उसमें फास्ट फॉरवर्ड में देखना चाहता हूँ, तो मैंने प्रॉक्सी वर्जन किया, तो देखो प्रॉक्सी वर्जन यहाँ पे 320x240 का बन जाता है। अब प्रॉक्सी का जो स्केल है, प्रॉक्सी का स्केल्स आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे मुझे चेंज करना है, तो प्रॉक्सी के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर जो मेरे पास नोड ग्राफ है यहाँ पर मैंने एस प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने एक्स प्रेस किया तो देखो इस प्रोजेक्ट का सेटिंग ओपन हो जाता है। तो प्रॉक्सी मोड कितना स्केल पे है? 0.5, इसलिए मुझे उसको हाफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको 0.5 से 1 कर देता हूँ तो देखो वैल्यू और भी कम हो जाएगी, 64 पिक्सल्स मुझे दिखाई देंगे। और अगर मैंने इसको 0.2 कर दिया तो मेरे पास और भी कम। तो ज़्यादातर हम इसको 0.5 पे ही इसको यूज़ करते हैं। तो ये है आपके पास प्रॉक्सी वर्जन का चेक करने के लिए। इसके बाद आपके पास जो आता है ये वाला पैनल, ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया। आपके पास फुल रेजुलेशन और हाफ रेजुलेशन में फास्ट फॉरवर्ड रेंडरिंग करने के लिए, मतलब अगर आप कोई भी फुल फ्रेम में अगर प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो आपको इसको अगर आपने डिसेबल किया तो आपके पास क्या होता है कि व्यूवर्स में रेंडरिंग को फास्ट प्ले करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ़्रेश। अगर समटाइम्स कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप यहाँ से रिफ़्रेश भी कर सकते हो। अगर कोई इमेज यहाँ पे पॉज हो जाती है या पिक्सल्स यहाँ पे स्नैप हो जाते हैं, वो हट नहीं रहे, रिफ़्रेश वगैरह आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो रीजन ऑफ इंटरेस्ट क्या बताता है आपको कि आप जिस एरिया में काम कर रहे हो, ठीक है, सपोज़ करो मैंने इसको यहाँ पे रखा और मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर एक ग्रेड नोट लगाई। ये ग्रेड नोट मैंने सबसे लास्ट में लगाया, जी प्रेस करके मैंने ग्रेड नोट लगाया। मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ तो मुझे उसी एरिया में मुझे फोकस करना है, तो मैं उसी एरिया के अंदर ही इसको देख पाऊँगा। ज़्यादातर हम इसको एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज़ करते हैं। सपोज़ करो यहाँ पर मैं कोई सपोज़ करो इस वीडियो में कोई बर्ड यहाँ से उड़ के जा रहा है,
और मुझे सिर्फ उसका ही एनिमेशन देखना है, तो मैं उसी के हिसाब से इसको ड्रैग एंड ड्रैग करके मैं उसको चेक कर सकता हूँ कीज़ वगैरह लगा के। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रीजन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है। उसके बाद है आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट है जिसका पी, गलती से कभी भी हमारे पास पी प्रेस हो जाता है तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे रहा, मेरे से पी प्रेस हो गया और मैं यहाँ पे अपनी टाइमलाइन को चला रहा हूँ तो टाइमलाइन रन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर पॉज हो गया। पॉज को हमेशा डिसेबल रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो आइटम आती है वो आती है आपके पास, यहाँ पर देखोगे 900, जितने मर्जी जूम पर आप अपनी इमेज को चेक कर सकते हो। फिट टू फ्रेम एफ है जिसका शॉर्टकट, और ये है रेशो जो कि आपके पास प्रॉक्सी से ही रिलेटेड होती है। तो देखो नीचे उतना ही पिक्सल्स में वहाँ पे दिखा रहा है। तो ये कुछ रेशोज़ हैं। तो ये टाइमलाइन का सबसे पहला जो है वो ये इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखोगे इसका और बेनिफिट क्या है। तो सपोज़ करो नीचे यहाँ पर, तो अब देखो ये जो इमेज जो आई है मेरे पास, इस इमेज में कुछ ना कुछ तो कलर इन्फॉर्मेशन होगी, या कितना लाइट है यहाँ पर कितना नहीं है। मुझे अगर चेक करना है तो देखो एक्सपोजर से भी मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई कितना ब्राइट, कितना ये, कितने एफ स्टॉप पर आई है, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। ज़्यादातर हम इन नोट्स का यूज़ जो करते हैं वो हम कीइंग वगैरह के लिए करते हैं, ग्रीन स्क्रीन रिमूवल के लिए। और ये है आपकी ल्यूमिनेंस वैल्यू को चेक करने के लिए। इनके बारे में डिटेल में मैं आगे लेके चलूँगा जब हम असाइनमेंट पे आएंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे आपके पास आता है सिलेक्शन एरिया। क्या काम करता है? अगर आपको कोई एरिया सिलेक्ट करना है, या रेक्टेंगल पे ही है, एलिप्स की फॉर्म में सिलेक्ट करना है, या आपको एलिप्स करना है सिलेक्शन, या आपको कोई लेसो टूल की सिलेक्शन करनी है, आइदर यहाँ पर भी और आइदर आपको 3D में भी। तो देखो 3D में भी ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको कुछ पॉइंट सिलेक्ट करने किसी ज्योमेट्री के, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जैसे जैसे हम 3D प्रोजेक्शन पे जाएंगे आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अभी मैं 2D टैब पे हूँ। उसके बाद आप देखोगे आपके पास यहाँ पे कलर का इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ से डिसेबल हो जाएगी। इसको मैंने ऑन किया। अब यहाँ पर वाइप का एक फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसको मैंने यहाँ पे रखा। मेरे पास 2 इमेज है। ये मेरे पास क्लाइंट से एक रेफरेंस आई है, ये है क्लाइंट का रेफरेंस, और ये है CG का जो हमने बनाया है। ठीक है, तो वाइल जब कोई हम CG कोई शॉट बनाते हैं और उस टाइम पर हमें कोई लाइटिंग की इन्फॉर्मेशन मैच करनी है, तो उस टाइम पर कुछ रेफरेंस फ़ोटोग्राफ्स भी ली जाती हैं, जो कि बाद में हमें एज एन रेफरेंस के तौर पे दी जाती है, जिसके थ्रू हम हमारी इमेज में कलर ग्रेडिंग्स वगैरह चेक कर सकते हैं, नॉइज़ ग्रेन्स जो भी वटेवर। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 1 प्रेस किया और यहाँ पर मैंने 2 प्रेस किया। 2 चीज़ें हैं मेरे पास। अब यहाँ पर आप देखोगे रीफॉर्मेट क्या है मेरे पास, 1 तो ये है, और मैंने यहाँ पर वाइप यूज़ किया और रीफॉर्मेट 1 यहाँ से इनपुट। तो देखो मेरे पास स्क्रीन में इनपुट 2 इनपुट आ रही हैं, रीड नोट 1 और रीड नोट 2। 1 और यहाँ से 2, और ये है मेरे पास वाइप। तो वाइप ओवर है, मैंने इसको अंडर किया, मेरे पास रीफॉर्मेट दोनों एक ही हो गई। तो आप देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अप एंड डाउन पे। तो अब इस नोट का बेसिकली फ़ायदा ये है, तो देखो जैसे कि अब कभी मैं कलर ग्रेडिंग का कुछ काम करूँगा, अगर मेरे पास कलर का इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो मुझे पता नहीं होगा कि कितना एक्सपोज़र यहाँ पे मुझे करना है और कितना नहीं करना है। तो अब इस पैनल को मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद यहाँ पर ज़्यादातर जो हम काम करते हैं वो काम करते हैं हम HSVL में, मतलब ह्यू सैचुरेशन वैल्यू के अंदर हम काम करते हैं।
ह्यू सैचुरेशन वैल्यूज़ में जब भी हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप देखोगे जैसे ही मैं कर्सर को लेके जाता हूँ आपके पास स्क्रीन पर यहाँ पर ये देखो इस जगह पर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन में आप देखोगे कि अगर मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन जानना है, सपोज़ करो मुझे वाइट कलर देखना है कितना है, तो देखो वाइट यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये CG से आई हुई इमेज है। बट अगर मैं एक फ़ोटोग्राफ्स पे देखूँ तो फ़ोटोग्राफ्स में देखो वाइट का जो इन्फॉर्मेशन है वो उसका भी कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन में गला करते हैं। सपोज करो मैंने स्पॉट मीटर ऑन किया जो फोटोग्राफर्स लोग करते हैं, तो स्पॉट मीटर में आप देखोगे यहाँ पर आपको इस जगह पर एफ स्टॉप दिखाएगा। तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो एफ स्टॉप यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी लेवल है, बहुत वाइट है, वाइट ही वाइट है बहुत ज़्यादा। अगर मैं CG वाला लेके चलता हूँ तो देखो CG वाले में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एफ स्टॉप 47 है, 55 है, और यहाँ पर देखोगे 48 सेकेंड्स, तो इसमें इतनी इसकी इंफॉर्मेशन है सेकंड में। अब यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन मैं चेक कर सकता हूँ। सपोज़ करो मैं थोड़ा सा फुटेज को यहाँ पे लाया, मैं इसके जो मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू को चेक करना चाहता हूँ। तो देखो मिड वैल्यू में जैसे ही मैंने यहाँ पे रखा इस कलर के डिफ्यूज़ पे, तो देखो इस कलर का डिफ्यूज़ में कितना आ रहा है, F6.8 आ रहा है। और अगर मैं इस कलर का भी डिफ्यूज़ देखूँ तो देखो यहाँ पर भी F5.4 आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे मैच करते हैं, मतलब अगर सेम कलर है तो मतलब कितना ब्राइटनेस वहाँ पे रहना चाहिए, कितना कलर करेक्शन रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पर कितना है, 5.7 है, और मुझे इसके हिसाब से मैच करना है तो मैं यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करके मुझे उतने ही लेवल पर, उसके नियर अबाउट लेवल पर इस वाली इमेज को भी लाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्पॉट मीटर्स और ये सब चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। 8 बिट कलर भी हैं आपके पास, आप 8 बिट कलर से भी काम कर सकते हो। 8 बिट कलर में क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पर आपके पास कलर की इन्फॉर्मेशन, मैं किसी भी पिक्सल पे लेके जाऊँ तो देखो इस पिक्सल पे जो इमेज है, इमेज बी इनपुट है, ये बी इनपुट है। तो देखो बी इनपुट में जो दिखा रहा है ये रेड कलर का इन्फॉर्मेशन क्या है, 8 बिट कलर है। तो देखो यहाँ पर 0.8, 0.01, यहाँ पर देखना आप ध्यान से इस जगह पर, तो इस कलर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है। और पर्टिकुलर कलर का क्या वैल्यू है, तो देखो वैल्यू भी बता रहा है यहाँ पे नीचे, ध्यान से देखो इधर भी वैल्यू बता रहा है। मैंने यहाँ से भी RGB 8 बिट ले लिया, तो देखो मेरे पास स्क्रीन में ये कलर है, तो देखो दोनों कलर का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बता रहा है। तो मैं कोई भी कलर को यहाँ से लेके जा सकता हूँ, फ़ोटोशॉप वगैरह में कुछ भी काम कर रहा हूँ तो यहाँ से कलर भी जा सकते हैं। 8 बिट हेक्सा में आपके ज़्यादा कलर बताएगा, हेक्सा में आप देखोगे तो उसके भी बहुत ज़्यादा कलर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग कलर के इन्फॉर्मेशन है, लॉग भी है आपके पास, आप जो भी यहाँ पे यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। स्पॉट मीटर है मेन, और HSVL लेवल भी मेन है, ज़्यादातर हम इसी पे काम करते हैं। ठीक है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि मुझे यही करना है। ठीक है, टोटली डिपेंड्स ऑन योर विजुअलाइजेशन। अब मैंने इसको हटाया, हटाने के बाद अब आप देखोगे नीचे मेरे पास और भी इमेजेस हैं। तो देखो मेरे पास मल्टीपल इमेजेस हैं, मैंने यहाँ से हटाया, इसको यहाँ पे रखा। तो अब यहाँ पर सपोज़ करो मैं एक ही टाइम पे मल्टीपल शॉट्स पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने 2 इनपुट लिया, मेरा 3rd इनपुट ये आ गया, 4 इनपुट मेरे पास ये आ गया। तो मैं किसी भी टाइम किसी भी इनपुट को यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देखो जैसे चेकर बोर्ड है, मैं रीफॉर्मेट 2 के साथ देखना चाहता हूँ तो रीफॉर्मेट 2 के साथ दिखाई देगी। या सपोज़ करो मुझे यहाँ से चेंज करना है, मैं चेकर बोर्ड के साथ यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो चेकर बोर्ड के साथ यहाँ पे दिखाई देगी। तो ये इसके कुछ बेसिक्स हैं वीवर्स के, जो इस क्लास में आप एक बार करके देखिएगा। ठीक है।